प्रिय छात्र छात्राओं, कोरोना के इस कठिन दौर में आप स्वस्थ होंगे और मुझे आशा है कि आपने अपनी नई कक्षा की पढ़ाई आरंभ कर दी होगी। हमने कुछ विषयों पर अपने टॉपिक्स वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। यह सिलसिला जारी रहेगा। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि आधुनिक हिंदी कविता के विकास पर हमने चर्चा की थी। यह विषय बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है और पहला जो प्रश्न पत्र है वो आधुनिक हिंदी कविता पर आधारित है। उसी को ध्यान में रखकर हम आधुनिक हिंदी कविता के विकास पर चर्चा कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में आपसे बात की थी, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको दिया था। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं, जो लिंक दिया गया है ऊपर, इस पर आप टैप करके देख सकते हैं उसको। और दूसरा लेक्चर हमने दिया था आधुनिक हिंदी कविता के द्विवेदी युग पर, क्योंकि आधुनिक हिंदी कविता का विकास वस्तुतः द्विवेदी युग से ही आरंभ होता है। इसलिए हमने आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ द्विवेदी युग से करते हुए उस पर थोड़ी चर्चा की थी। जिन बच्चों ने ये नहीं देखा, मेरा उनसे आग्रह है कि आज का ये लेक्चर देखने से पहले वो द्विवेदी युग की जो मुख्य प्रवृत्तियां थी काव्य के बारे में, वो उस लेक्चर में अवश्य देखें। साइड में जो ऊपर जो लिंक दिया गया है उस पर आप टैप करके उसको अवश्य देखें और उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखें, क्योंकि पढ़ाई एक ये सिलसिलेवार ढंग से हो रही है। टॉपिक जरूर हम स्वतंत्र ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि आधुनिक हिंदी कविता का विकास है तो ये पूरी श्रृंखला है। हमने जैसे बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हम कई कालों में इसको विभाजित करके क्रमिक ढंग से इसका अध्ययन करते हैं, और उसी कड़ी में एक ये अंग है कविता वाला, आधुनिक हिंदी कविता। पिछले लेक्चर में आपने सुना कि द्विवेदी युग के कविता की क्या प्रमुख प्रवृत्तियां रही, और उनमें से एक प्रमुख प्रवृत्ति थी राष्ट्रीयता की। वास्तव में यह प्रवृत्ति ऐसी थी जो द्विवेदी युग तक ही सीमित नहीं रही, यह अगले 40 वर्षों तक जारी रही। और मैं कहना चाहूँगा कि जब तक स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त नहीं हो गया, यानी कि हमें आज़ादी नहीं मिल गई, तब तक राष्ट्रीय कविता की यह प्रवृत्ति लगातार चलती रहती है। बहुत सारे प्रसिद्ध कवि जो स्वतंत्रता आंदोलन से सीधे जुड़े हुए थे, पत्रकारिता के माध्यम से भी कुछ कवि जुड़े हुए थे, वे सब राष्ट्रीयता की इस प्रवृत्ति को अपनी कविताओं में अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे थे। द्विवेदी युग में मैंने पहले चर्चा की थी कि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, उससे राष्ट्रीयता की भावना हिंदी कविता में प्रारंभ होती है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती से विशेष ख्याति मिली। यह दौर हमारे आज़ादी के संघर्ष का दौर था। हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य था कि हम अपने देश की आज़ादी को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने एक दिशा दिखाई कि हमें अपने क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठकर हमें अपने सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि को त्याग कर हमें ऊंच नीच के भेदभाव और छुआछूत को भुलाकर सभी देशवासियों को साथ लेकर इस आंदोलन में कूदना होगा। हमें अपने समर्पण से देश के प्रति बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। ये भावना द्विवेदी युग के कवियों में मुख्यतः पाई गई, और उसी आधार पर राष्ट्रीय कविता का जन्म होता है और मैथिली शरण गुप्त इसके सूत्रधार बने। द्विवेदी युग में जो अन्य कवि सामने आए वो थे नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध और राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनकी कविताओं का अध्ययन करने पर हमें जो राष्ट्रीयता के बारे में जो ज्ञात होता है, जो मुख्य तत्व था राष्ट्रीयता का, वो ये था कि सभी देशवासी परस्पर वैर भाव, परस्पर द्वेष, ईर्ष्या आदि को त्याग कर एक लक्ष्य भारत की आज़ादी के लिए तत्पर हो जाएं, और हमें इसके लिए किसी प्रकार की हीन भावना से ग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा अतीत इतना गौरवशाली रहा है। हमारे देश में ऐसी महान परंपराएं रही हैं, ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इस देश को विश्व गुरु बनाया, विश्व का शिरोमणि बनाया। ये सब बातें ये कवि अपनी कविताओं में अभिव्यक्त कर रहे थे। तो राष्ट्रीयता की यह भावना द्विवेदी युग से आरंभ होती है और छायावाद से होते हुए आज़ादी प्राप्त करने तक चलती है। यानी कि मैं कहूँ कि 20वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है, लगभग 50 वर्ष, उसमें अगर एक हम प्रवृत्ति को लें, मुख्य प्रवृत्ति को, जो इन 50 सालों में लगातार चलती रही, तो वह है राष्ट्रीय भावना की है प्रवृत्ति। आलोचकों ने कविता के संदर्भ में इसे राष्ट्रीय काव्य धारा के नाम से अभिहित किया है। एक तरह से यह एक मूवमेंट आप इसको कह सकते हैं हिंदी कविता में, कि राष्ट्रीय काव्य धारा एक अलग अपना अस्तित्व रखते हुए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए चलती रहती है। द्विवेदी युग से आगे चलकर छायावाद में यह प्रवृत्ति फिर सामने आती है, लेकिन एक थोड़े बदले हुए रूप में। छायावाद के जो कवि थे वो सीधे देश के लिए बलिदान और देश के लिए मर मिटने का आह्वान करने की अपेक्षा हमारे सांस्कृतिक गौरव के माध्यम से हमें आत्मसम्मान जगा रहे थे, जागरण का संदेश दे रहे थे, हमें जागृत कर रहे थे कि किस तरह से हम अपने देश के काम आ सकते हैं और किस तरह से इस आज़ादी के आंदोलन में हमारी भूमिका हो सकती है। द्विवेदी युग में जहाँ नाथूराम शर्मा शंकर जैसे कवि कह रहे थे कि देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। और मैथिली शरण गुप्त कह रहे थे, भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। इसी प्रकार वो कह रहे थे, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्मभाव जो विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये भाव द्विवेदी युग की कविता में हो रहे थे। वहीं गया प्रसाद शुक्ल सन्ही जी क्या कह रहे थे, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो एक तरह से ये आह्वान था देशवासियों को कि अपनी आज़ादी के इस आंदोलन में अपनी आहुति दें। वहीं छायावाद के कवि हमारे देश की जो सांस्कृतिक थाती है उसको आगे ला रहे थे और उसके माध्यम से हमारे भीतर स्वाभिमान और आत्मसम्मान को जगा रहे थे, और यह पुष्ट कर रहे थे कि हम किसी भी तरह से हीन नहीं हैं। हमारे देश और हमारे देश की प्रकृति, हमारे देश की मानव समुदाय इस तरह का रहा है कि यहाँ सभी ओर से लोग आते रहे और आश्रय पाते रहे, फलते फूलते रहे। कितनी सभ्यताएं यहाँ फली फूली, लेकिन हमारे देश का जो अस्तित्व है, हमारा जो मानवता है, हमारा त्याग, हमारा प्रेम, अहिंसा, करुणा, बलिदान के जो गुण हैं, मानवता, उदात्त मानवीय जो मूल्य हैं, वो लगातार बने रहे। प्रसाद जी अपने चंद्ररूप नाटक में कविता के माध्यम से ये बात प्रकट करते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा,
अरुण यह मधुमेह देश हमारा। वहीं वे आगे कहते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। एक तरह से हमारे मेधा को वो ललकारते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा के माध्यम से कहलवाया है कि किस तरह से हमारी सारे संसार को एक देखने की है, सारी मानवता को एक देखने की है, सारी मानवता में खुशियां भरने की जो हमारी प्रवृत्ति है, उसके लिए कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद अपनी कामायनी में ये बात कहते हैं कि केवल खुद ही खुश नहीं रहना, सभी को सुखी बनाओ, खुश रखो, तभी वास्तविक सुख प्राप्त होता है मनुष्य को। ये मानवता के उदात्त मूल्य हमारे इस हिंदी कविता में अभिव्यक्त हुए हैं। उन्होंने शेर सिंह का आत्मसमर्पण और पेशोला की प्रतिध्वनि जैसी कविताएं भी लिखी। प्रिय छात्रों, आप राजस्थान से हैं और पेशोला से आपको कोई संकेत अगर नहीं मिल रहा तो मैं आपकी सहायता करता हूँ। पेशोला वास्तव में जो हमारी उदयपुर की प्रसिद्ध झील है पिछोला, उसको उन्होंने पेशोला नाम दिया है। तो वहाँ पर वो उस पिछोला झील को देखकर उनके मन में जो भाव उमड़ते हैं वो ये हैं कि जिस मेवाड़ भूमि ने कभी दूसरों के सम्मुख समर्पण नहीं किया, वो महाराणा प्रताप को याद करते हुए कहते हैं कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। और भी अनेक राजपूत वीरों ने उस समय जो विदेशी आक्रांता थे उनके सामने सिर नहीं झुकाया। उसी को वो फिर आह्वान करते हैं उसी भूमि का कि अब क्यों चुप हो, क्या राणा प्रताप जैसा वीर अब इस भूमि में नहीं रहा? कौन लेगा यह भार, कौन उठाएगा यह भार? इन शब्दों के माध्यम से वो आह्वान करते हैं कि आइए, अब अंग्रेज हैं, कैसे सारे राजपूत राजा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर गए, ऐसा क्यों हुआ? तो वो मेवाड़ के माध्यम से ललकारते हैं, एक तरह से जागरण का संदेश देते हैं कि कोई तो आए उस प्रताप की तरह का, जो इस भार को वहन करे, स्वतंत्रता के इस भार को वहन करे और हमारी स्वतंत्रता की बेड़ियों को काट गिराए। इसी प्रकार निराला ने जागो फिर एक बार कविता में जागरण का संदेश दिया है। वो हमारी वीरोचित भावना को उद्बुद्ध करते हैं। राम की शक्ति पूजा के माध्यम से वो बात करते हैं कि हारने की मनस्थिति ही ठीक नहीं है। अपनी शक्ति को वापस प्राप्त करो और संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, पूरी ताकत के साथ लड़ो, तब रावण जैसी शक्तियां भी आसानी से पराजित हो सकती हैं। तो ये सब बातें छायावादी काव्य के माध्यम से व्यक्त हो रही थी। तो एक तरह से इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय काव्य धारा में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की कविताएं हैं। तो राष्ट्रीयता का ही एक दूसरा लक्षण है जो छायावादी कविता के माध्यम से प्रकट होता है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान। इसके आगे छायावाद के समानांतर ही कुछ कवि आते हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे और ये कवि उच्च कोटि के पत्रकार भी थे। अनेक पत्रों का इन कवियों ने संपादन किया और राष्ट्रीय आंदोलन से ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। इनकी कविताओं में भी देशभक्ति, देश के प्रति बलिदान की भावनाएं तो हैं ही, साथ ही क्रांति का आह्वान भी इन कवियों में मिलता है। इन कवियों में अगर मैं बात करूं तो माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे जैसे कवि हुए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आपने सुना होगा। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता थी पुष्प की अभिलाषा। पुष्प के माध्यम से वो किस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। एक आम भारतीय स्वतंत्रता प्रेमी की भावना को व्यक्त करते हैं वो फूल के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से। वो कविता मैं यह दोहराना चाहूँगा। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं। अब देखिए, ये इतने उसको सौभाग्य मिल रहे हैं, लेकिन पुष्प कहता है नहीं, मुझे इसकी कोई लालसा नहीं है। मुझे तोड़ लेना वनमाली,
और तोड़कर क्या करना, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। और अब देखिए कविता की जो अंतिम पंक्ति है, जिसमें पूरी एक तरह से राष्ट्रीय भावना व्यक्त होती है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो एक तरह से वह रास्ता पूरे देश को, पूरे देशवासियों को दिखाना चाह रहे हैं कि इस तरह से आज़ादी हमें मिल सकती है और हम अपने देश के लिए काम आ सकते हैं। इसी प्रकार बालकृष्ण शर्मा नवीन ने क्रांति का आह्वान किया, और क्या कहते हैं वो देखिए, उनकी क्रांति की कविता देखिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कवियों का आग्रह कर रहे हैं, वो खुद तो कहते हैं, वो और कवियों का भी आह्वान करते हैं, कहते हैं कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये उथल पुथल क्या है कि लोग सुस्त होकर न बैठे रहें। देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, सब अपनी अपनी तरह से कुछ ना कुछ योगदान अवश्य दें। ये उथल पुथल सबके मन में मचनी चाहिए, और एक तरह से क्रांति का प्रत्यक्ष संकेत भी है। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, जग में त्राही त्राही मच जाए। इस तरह से हमारे देशवासी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ें। एक तरह से यह क्रांति का जो स्वर है, ये हमारे किसान, मजदूर और साम्यवादी आंदोलन से कहीं न कहीं प्रेरणा ग्रहण कर रहा था। तो राष्ट्रीयता का यह पहलू इस ओर भी जा रहा था। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कुछ लिखी हैं कविताएं, जैसे जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम, हम विस्पाई जन्म के। तो इन कविताओं में उनकी जो क्रांति की ललकार है वो सामने आती है। इसी प्रकार एक और कवयित्री हुई हैं जिनका मैंने उसमें नाम नहीं लिया था, अब लेना चाहूँगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। यह कवयित्री की जो कविता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, झांसी की रानी, आपने सुना होगा नाम, उस पर एक बड़ी प्रसिद्ध कविता उस समय हर देशवासी के एक तरह से मुख पर रहती थी, और जब भी ऐसा कोई मौका आता था वो इस कविता को गाते रहते थे। और वो कविता आपने भी सुनी है, मैं उसको फिर दोहराना चाहूँगा आपके सामने। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये उसकी आरंभिक पंक्तियाँ थी, और इससे आपको कुछ स्मरण हो गया होगा। मैं 2-3 लाइन और आगे सुनाना चाहूँगा। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कवि कहते हैं, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप देखिए, मैंने इससे पहले चर्चा की थी कि किस तरह से विद्यार्थी और खासकर महिला वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेता है। तो मैं समझता हूँ कि उसके पीछे कहीं न कहीं ये कविताएं अवश्य रही होंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता को सुनकर कौन महिला है जो घर में रहेगी, खासकर उस समय जब देश अंग्रेज़ों की गुलामी और शोषण को सहन कर रहा था, अत्याचारों को सहन कर रहा था। एक और कवि जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, रामधारी सिंह दिनकर। सारे राष्ट्रीय कवियों में रामधारी सिंह दिनकर ही ऐसे कवि हैं जो भावनाओं के साथ साथ वैचारिक धरातल पर भी अपनी कविताएं रखते हैं। और आपने उनका एक प्रसिद्ध खंड काव्य देखा होगा, कुरुक्षेत्र, सुना होगा उसके बारे में, किस तरह से वो युद्ध की बात और शांति की बात को उसमें रखते हैं, एक वैचारिक धरातल पर रखा गया। एक और उनका काव्य है उर्वशी। इसके अलावा उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा एक कविता लिखी। इन सब में उनकी राष्ट्रीय भावना प्रकट हुई है। और अब इस स्थल तक आते आते राष्ट्रीय कविता में मानवतावाद, जो मैंने द्विवेदी युग में बताया था, वो और अधिक मुखर होकर आता है। कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर कहते भी हैं, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। हमारी राष्ट्रीयता का एक नया पहलू है, मानवतावादी जो मूल्य हैं हमारे, वो भी हमारी राष्ट्रीयता के अंग रहे हैं। और उसके लिए वो कहते हैं, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। वो कल्पना करते हैं कि इस दुनिया में अगर कहीं संघर्ष है, कहीं युद्ध है, तो उसका कारण जरूर विषमता है। कोई न कोई किसी दूसरे के अधिकारों का हनन कर लेता है, दूसरे के विकास को बाधित करता है, उसको रोकता है, तब कहीं यह संघर्ष जन्म लेता है। और मैंने जैसे जिक्र किया था कि साम्यवादी आंदोलन का प्रभाव हमारी कविता पर पड़ रहा है,
तो उसके भी संकेत इसमें मिलते हैं कि मानव में समानता क्यों न हो, और ये समानता नहीं रहेगी तो ये संघर्ष और मानवीय अशांति जो संसार में फैली हुई है उसका प्रकोप हमें देखने को मिलेगा। और वो आगे कहते हैं, जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समान रूप से अगर सुख प्राप्त नहीं होगा, लोगों को सुख में भागीदारी नहीं होगी, तो शमित नहीं होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। कुरुक्षेत्र की पंक्तियां आज भी, और मैं कहता हूं कि अपने आने वाले समय में भी, जब जब भी मानवीय समाज में शांति फैलेगी, ये पंक्तियां प्रेरणा स्रोत रहेंगी। तो राष्ट्रीयता का यह एक पहलू जो मानवता की ओर जाता है, हमारे इन कवियों में मिलता है। इसके अलावा जो कुछ और जो कवि हुए हैं, जैसे सियाराम शरण गुप्त हैं जिन्होंने बापू कविता लिखी, श्याम नारायण पांडे हैं जिन्होंने हल्दी घाटी और जौहर लिखा। जौहर से आपको याद आ गया होगा कि चित्तौड़ में अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए पद्मिनी अनेक रानियों सहित स्वयं की इच्छा से अपना आत्मदाह कर लिया था। उसको जौहर, राजस्थान में जौहर कहते हैं उस प्रथा को। राजपूतों में जौहर को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इस तरह से हमारी यह राष्ट्रीय कविता आधुनिक हिंदी कविता का एक प्रमुख हिस्सा बनकर सामने आती है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय कविता बाद में नहीं लिखी गई हो, लेकिन क्योंकि जब आज़ादी मिल गई तो उसके बाद राष्ट्रीयता का स्वरूप कुछ बदल गया। फिर हमारे आंतरिक जो संघर्ष हैं, अंतर्विरोध हैं, उन पर कवियों का ध्यान केंद्रित हो गया, और हम अपने जो शोषण हो रहा था अपने ही लोगों द्वारा, अपनी सरकार द्वारा, फिर हम उसके विरुद्ध हमारे जो कवि हैं वो उठ खड़े हुए। तो राष्ट्रीयता का यह स्वरूप जो आज़ादी के आंदोलन तक था, इसी को ही हम राष्ट्रीय काव्य धारा के नाम से जानते हैं। यह एक प्रमुख प्रवृत्ति है और हमारे पाठ्यक्रम में भी राष्ट्रीय काव्य धारा नाम से इसका परिचय है। तो आप इसे ज़रूर सुनें, और नोट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा था, सभी विषयों में, केवल हिंदी में नहीं। तो आप जब भी आपको समय मिले ज़रूर इन वीडियो लेक्चर्स को देखें और नोट्स को भी पढ़ें, जिससे कि आपकी पढ़ाई जारी रहे और आपको कोई बड़ी बाधा नहीं पहुँचे। और हम कामना करते हैं कि शीघ्र ही आप कक्षाओं में लौटें, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएं। आज का बस इतना ही लेक्चर। धन्यवाद।